हेलो एवरीवन। स्पेशल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स बुक से पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अभी तक हम पार्ट 2 में टोटल 40 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 2 तक की वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें देख लीजिए, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज पार्ट 3 में हम 41 से लेकर के 60 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 41। ए बी तथा सी के लाभांश का अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 अनुपात 7/12 है। यदि सी सेवानिवृत्त हो जाता है तो वे सी के हिस्से के लाभ को आपस में क्रमशः 4:5 के अनुपात में बांटते हैं। तो ए तथा बी के लाभांश का नया अनुपात क्या होगा? यहाँ पर देखिए, हमें पहली ही लाइन में एबीसी के लाभांश का अनुपात दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम इस अनुपात को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एबीसी का लाभांश का अनुपात आ जाएगा 1/4 अनुपात 1/6 अनुपात 7/12। अब देखिए हमारे पास ये जो तीन भिन्न है, हमें इन्हें सिंप्लीफाई करके लिखना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इन तीनों भिन्न के जो हर होते हैं हम उनका एलसीएम लेकर के उस एलसीएम की तीनों ही भिन्न में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इन तीनों भिन्न के हर देखें तो हमारे पास आ जाएंगे 4, 6 और 12। 4, 6 और 12 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 12। तो हम इन तीनों ही भिन्न में 12 की कर देते हैं गुणा। जब हम इन तीनों भिन्न में 12 की गुणा करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 3 के बराबर, बी की वैल्यू आ जाएगी 2 के बराबर और सी की वैल्यू आ जाएगी 7 के बराबर। अब देखिए आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि सी सेवानिवृत्त हो जाता है तो वे सी के हिस्से के लाभ को आपस में क्रमशः 4:5 के अनुपात में बांटते हैं। अब देखिए 4:5 के अनुपात में बांट रहे हैं, यानी कि अगर सी का लाभांश 9 रुपए के बराबर होता तो ए को 4 रुपए मिल जाते और बी को 5 रुपए मिल जाते। लेकिन यहाँ पर सी का लाभांश है 7 के बराबर, यहाँ पर पूरी पूरी कंपैरिजन नहीं हो पाएगी। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास ए बी सी के लाभांश आए हैं 3, 2 और 7, इसमें हम 9 की गुणा कर लेते हैं। 9 की गुणा किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर 9 रुपए होंगे तो हम पूरा पूरा डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इन तीनों में ही 9 की गुणा कर लेते हैं। तो जब हम ए बी सी के लाभांश में 9 से गुणा करते हैं तो हमारे पास ए का लाभांश आ जाएगा 27 के बराबर, बी का लाभांश आ जाएगा 18 के बराबर और सी का लाभांश आ जाएगा 63 के बराबर। अब देखिए अगर हमारे पास 9 रुपए होते तो ए को मिल जाएंगे उसमें से 4 रुपए और बी को मिल जाएंगे 5 रुपए। अब यहाँ पर सी का लाभांश 9 रुपए ना होकर के है 63 रुपए, यानी कि 7 गुना है। तो जो ए को मिलने थे 4 रुपए हम उसका भी 7 गुना कर देंगे, और जो बी को मिलने हैं 5 रुपए हम उसका भी 7 गुना कर देंगे। तो 4 का जब हम 7 गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 28 रुपए, और 5 का जब हम 7 गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 35 रुपए। अब देखिए ए के पास पहले से ही 27 रुपए हैं, 28 उसको सी के लाभांश में से मिल रहे हैं। 28 और 27 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 55 रुपए। इसी तरह से बी के पास पहले से हैं 18 रुपए और 35 रुपए उसको सी के लाभांश में से मिलेंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो बी का लाभांश आ जाएगा 53 के बराबर। तो यहाँ पर ए और बी का नया लाभांश आ जाएगा 55:53। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42। ए तथा बी ने एक व्यापार में क्रमशः 48,000 तथा 60,000 का निवेश किया। 3 माह के बाद ए 8,000 रुपये निकाल लेता है, जबकि व्यापार शुरू होने के 6 माह के बाद बी 6,000 रुपये और निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ में से ए को 12,000 मिला तो कुल लाभ ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए पहली लाइन में हमसे कहा गया है कि ए तथा बी ने एक व्यापार में क्रमशः 48,000 तथा 60,000 का निवेश किया। यहाँ पर हमें ए और बी का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट को हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो यहाँ पर हम 48,000 के आखिरी के 3 जीरो और 60,000 के आखिरी के 3 जीरो हटा देंगे तो हमारे पास ए का निवेश रह जाएगा 48 के बराबर और बी का निवेश रह जाएगा 60 के बराबर। अब देखिए आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 माह के बाद ए 8,000 रुपये निकाल लेता है। अब यहाँ पर देखिए 8,000 निकाल रहा है तो इसके भी हम आखिरी के 3 जीरो हटा देंगे, तो यहाँ पर 3 माह के बाद ए 8 रुपये निकाल लेगा। तो यहाँ पर देखिए हम ए का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ए ने इन्वेस्ट किए थे 48 रुपये और 3 माह के बाद उसने 8 रुपये निकाले हैं। तो ये जो उसके 48 रुपए हैं ये 3 माह तक तो निवेश रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 48 गुणा 3,
इसके आगे देखिए उसने 8 रुपए निकाल लिए हैं, तो 48 में से 8 निकाल लेंगे तो हमारे पास निवेश रह जाएगा 40 के बराबर। अब ये जो उसके पास 40 रुपए हैं, ये इसने आगे 9 माह तक निवेश किए हैं, क्योंकि आगे देखिए हमें जो ए का लाभ दे रखा है वह वर्ष के अंत में दे रखा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो व्यापार चला है ये पूरे 1 साल तक चला है। 1 साल में 3 माह का निवेश तो हम ए का कर चुके हैं, तो आगे ये रह जाएगा 9 माह का। तो यहाँ पर हम 40 की गुणा कर देंगे 9 से, तो हमारे पास ए का निवेश आ जाएगा 48 गुणा 3 प्लस 40 गुणा 9। अब देखिए हम बी के बारे में पढ़ते हैं। बी ने शुरू में निवेश किए हैं 60 रुपए, और 6 माह के बाद बी ने 6000 और निवेश किए हैं। अब ये जो उसने 6000 और निवेश किए हैं, हम इसके भी 3 जीरो हटा देंगे, क्योंकि हम सभी के 3 जीरो हटाते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 माह के बाद उसने 6 रुपए और निवेश किए हैं, लेकिन जो पहले के 60 रुपए हैं वो तो उसने 6 माह तक निवेश किए हैं, तो हम शुरू में पहले उनका प्रॉफिट ले लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 60 गुणा 6। अब आगे बी ने 6 रुपए और निवेश किए हैं, तो अब बी का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 66 के बराबर। अब ये जो उसके 66 रुपए हैं ये आगे 6 माह तक निवेश रहेंगे, क्योंकि व्यापार 1 वर्ष तक चलना है, तो हम इसमें ऐड कर देंगे 66 गुणा 6। अब हम इसको जब सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास ए का प्रॉफिट आ जाएगा 504 के बराबर, और बी का प्रॉफिट आ जाएगा 756 के बराबर। अब देखिए आपने 25 का टेबल पढ़ा होगा। 25 की जब हम 2 से गुणा करते हैं तो हमारे पास 50 आता है, और जब हम 3 से गुणा करते हैं तो हमारे पास 75 आता है। अब यहाँ पर हम 25 न लेकर के ले लेते हैं 250। 250 की जब हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 500 आ जाएगा, और 250 की जब हम 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 750 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 500 ना होकर के 504 है, यानी कि थोड़ा सा ज्यादा है। और इसी तरह से 750 ना होकर के 756 है, यहाँ पर भी थोड़ा सा ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं, 250 ना लेकर के थोड़ा सा ज्यादा लेते हैं। तो देखिए अगर हम 251 लेंगे और 251 की 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 502, और हमारे पास है 504। तो हम थोड़ा सा और ज्यादा ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 252। 252 की जब हम 2 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 504, और 252 की जब हम 3 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 756। यानी कि 504 और 756 में 252 कॉमन है। तो जब हम इनको 252 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रेशियो आ जाएगा 2:3। यानी कि ए को अगर 2 रुपए का प्रॉफिट है तो बी को 3 रुपए का प्रॉफिट है। दोनों को मिला देंगे तो दोनों को मिला करके कुल प्रॉफिट हो जाएगा 5 के बराबर। अब देखिए हमें ए का प्रॉफिट दे रखा है 12,000 के बराबर, तो यहाँ पर हम दो की कंपेयर कर देंगे 12,000 से। 12,000 दो का है 6,000 गुना, हमसे पूछा है कुल लाभ, तो कुल लाभ जो 5 के बराबर है हम इसका भी कर देंगे 6,000 गुना। तो यहाँ पर कुल लाभ आ जाएगा 30,000 के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43। एम पी तथा क्यू ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। एम ने 6 महीने के लिए 6,500 का निवेश किया। पी ने 5 महीने के लिए 8,400 का निवेश किया तथा क्यू ने 3 महीने के लिए 10,000 का निवेश किया। व्यापार संभालने के लिए एम को कुल लाभ का 5% भी मिलता है। यदि कुल लाभ 7,400 है तो क्यू का हिस्सा ज्ञात करें। इस तरह का देखिए जब भी कोई क्वेश्चन हमारे पास आता है जहां पर किसी व्यक्ति को व्यापार संभालने के लिए कुल लाभ में से कुछ रुपए दिए जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, कुल लाभ में से उस व्यक्ति को दिए गए रुपए को घटा करके शेष लाभ निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि व्यापार संभालने के लिए एम को कुल लाभ का 5% भी मिलता है, और आगे हमें कुल लाभ दिया हुआ है 7,400 के बराबर। तो यहाँ पर हम 5% को 7,400 में से घटा देंगे। यहाँ पर देखिए अगर m का कुल लाभ 10% होता तो 10% निकालना आसान होता है। 7,400 का 10% हो जाएगा 740 के बराबर। अब यहाँ पर है 5%, यानी कि 10% का आधा। तो जो हमारे पास 740 रुपए आ रहे हैं हम इसका भी आधा कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएंगे 370 रुपए। तो यहाँ पर देखिए शेष लाभ हो जाएगा 7,400 माइनस 370, यानी कि 7,030 के बराबर। अब देखिए जो 7,030 रुपए आए हैं ये एम पी क्यू के लाभ के अनुपात में बटेंगे, तो यहाँ पर हम एम पी क्यू के लाभ का अनुपात निकाल लेते हैं। हमसे दूसरी लाइन में कहा गया है कि एम ने 6 महीने के लिए 6,500 का निवेश किया। आगे हमसे कहा गया है कि पी ने 5 महीने के लिए 8,400 का निवेश किया, और इसके आगे हमसे कहा गया है कि क्यू ने 3 महीने के लिए 10,000 का निवेश किया। यहाँ पर देखिए हमें जो निवेश की राशि दी हुई है 6,500, 8,400 और 10,000, हम इन तीनों में ही आखिरी के 2 जीरो हटा लेंगे।
तो यहाँ पर देखिए हमारे पास M का टाइम आ जाएगा 6 के बराबर और निवेश आ जाएगा 65 के बराबर। इसी तरह से P का टाइम आ जाएगा 5 के बराबर और निवेश आ जाएगा 84 के बराबर। और Q का टाइम आ जाएगा 3 के बराबर और निवेश आ जाएगा 100 के बराबर। यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट का अनुपात आ जाएगा 390 अनुपात 420 अनुपात 300। इन तीनों को ही जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अनुपात आ जाएगा 130 अनुपात 140 अनुपात 100। अब हम इन तीनों में से आखिरी का एक एक जीरो हटा देंगे तो हमारे पास अनुपात आ जाएगा 13 अनुपात 14 अनुपात 10। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कुल लाभ आ जाएगा 37 के बराबर। अब देखिए हमारे पास कुल लाभ आ रहा है 37 के बराबर और ऊपर हमारे पास लाभ है 7030। तो यहाँ पर हम 37 की कंपेयर कर देंगे 7030 से। तो 7030 37 का है 190 गुना। हमसे पूछा है क्यू का हिस्सा। तो क्यू का हिस्सा जो 10 के बराबर है, 10 का भी जब हम 190 गुना करेंगे तो उसका हिस्सा आ जाएगा 1900 के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44। ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। ए ने 15,008 महीने के लिए, बी ने 12,009 महीने के लिए तथा सी ने 8,000 पूरे वर्ष के लिए लगाए। यदि साल के अंत में 10,800 का लाभ हुआ तो ए तथा सी के लाभ का अंतर क्या होगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे दूसरी लाइन में कहा गया है कि ए ने 15,008 महीने के लिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 15,000 के जो आखिरी के 3 जीरो हैं हम इसको हटा करके ए का निवेश ले लेंगे 15 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए ए का निवेश हो जाएगा 15 के बराबर और ए का टाइम हो जाएगा 8 के बराबर। आगे हमसे कहा गया है कि बी ने 12,009 महीने के लिए। तो हम 12,000 के भी 3 जीरो हटा देंगे तो यहाँ पर बी का निवेश हो जाएगा 12 के बराबर और बी का टाइम हो जाएगा 9 के बराबर। इसके आगे हमें सी का निवेश दिया हुआ है 8,000 पूरे वर्ष के लिए। तो हम 8,000 के भी 3 जीरो हटा देंगे तो यहाँ पर सी का निवेश हो जाएगा 8 के बराबर और सी का टाइम हो जाएगा 12 के बराबर। यहाँ से अगर हम ए बी सी के प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास रेशियो निकल करके आ जाएगा 120 अनुपात 108 अनुपात 96। इसको जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ए बी सी के प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा 10 अनुपात 9 अनुपात 8। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कुल प्रॉफिट आ जाएगा 27 के बराबर। अब देखिए हमारे पास कुल प्रॉफिट आ रहा है 27 के बराबर और क्वेश्चन में हमसे कह रखा है कि वर्ष के अंत में जो उनको लाभ हो रहा है वह हो रहा है 10,800 के बराबर। तो यहाँ पर हम 10,800 की कंपेयर कर देंगे 27 से। 10,800 27 का है 400 गुना। हमसे पूछा है ए तथा सी के लाभ का अंतर। यहाँ पर देखिए ए को मिल रहे हैं 10 रुपए और सी को मिल रहे हैं 8 रुपए, यानी कि ए को 2 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। अब ये जो 2 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं हम इसका भी कर देंगे 400 गुना। तो 2 का जब हम 400 गुना करेंगे तो यहाँ पर ए और सी के लाभ का अंतर आ जाएगा 800 के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45। ए ने 50,000 रुपए के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किया। 6 महीने के पश्चात बी 75,000 के साथ व्यापार में शामिल हुआ और इसके 6 महीने बाद सी 1,25,000 रुपए के साथ व्यापार में शामिल हुआ। 2 वर्ष के पश्चात ए बी तथा सी के लाभांश का अनुपात ज्ञात करें। ये भी देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे ए बी सी के लाभांश का अनुपात पूछा है। लाभांश का अनुपात निकालने के लिए हमें निवेश और उनके समय की गुणा करनी होती है। तो यहाँ पर हम पहले ए बी सी के निवेश को देख लेते हैं। यहाँ पर ए ने निवेश किए हैं 50,000 रुपए, बी ने निवेश किए हैं 75,000 रुपए और सी ने निवेश किए हैं 1,25,000 रुपए। तो यहाँ पर हम इन तीनों के ही आखिरी के 3 जीरो हटा देते हैं। तो यहाँ पर ए का निवेश आ जाएगा 50 के बराबर, बी का निवेश आ जाएगा 75 के बराबर और सी का निवेश आ जाएगा 125 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए 50, 75 और 125 ये तीनों ही 25 से डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ए का निवेश आ जाएगा 2 के बराबर, बी का निवेश आ जाएगा 3 के बराबर और सी का निवेश आ जाएगा 5 के बराबर। अब इसके बाद देखिए हमें इनके समय का अनुपात लेना होता है। यहाँ पर देखिए ए ने व्यापार शुरू किया है और 2 वर्ष तक व्यापार में रहा है। तो यहाँ पर ए का टाइम हो जाएगा 24 महीने के बराबर। दूसरी लाइन में हमसे कहा गया है कि 6 महीने के पश्चात बी व्यापार में शामिल हुआ। अब देखिए ए अगर 24 महीने व्यापार में रहा है तो बी 6 महीने कम रहेगा। तो बी का टाइम हो जाएगा 18 महीने के बराबर। आगे जो हमें सी का टाइम दिया हुआ है उसके बारे में कहा गया है कि वह बी से भी 6 महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ है। तो यहाँ पर बी अगर 18 महीने व्यापार में रहा है तो सी 12 महीने ही व्यापार में रहेगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो टाइम का रेशियो आ रहा है 24, 18 और 12,
ये तीनों ही 6 से डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ए का टाइम आ जाएगा 4 के बराबर, बी का टाइम आ जाएगा 3 के बराबर और सी का टाइम आ जाएगा 2 के बराबर। अब देखिए हमारे पास तीनों के निवेश और समय का अनुपात आ चुका है, तो यहाँ पर हम इनके लाभ का अनुपात निकाल सकते हैं। लाभ का अनुपात निकालने के लिए हमें निवेश और समय की गुणा करनी है, तो यहाँ पर ए का प्रॉफिट आ जाएगा 8 के बराबर, बी का प्रॉफिट आ जाएगा 9 के बराबर और सी का प्रॉफिट आ जाएगा 10 के बराबर। तो यहाँ पर अनुपात आ जाएगा 8:9:10 और यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46। 45,000 रुपए के साथ ए ने एक व्यापार शुरू किया। 6 महीने के बाद 80,000 रुपए के साथ बी व्यापार में शामिल हो गया। 1 वर्ष के पश्चात सी व्यापार में 1,20,000 निवेश करता है, तो 2 साल में ए, बी तथा सी के बीच लाभ किस अनुपात में बांटा जाएगा। ये भी देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हमसे ए, बी तथा सी के लाभ का अनुपात पूछा है। लाभ का अनुपात निकालने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट और टाइम चाहिए, तो यहाँ पर हम ए, बी तथा सी के इन्वेस्टमेंट और टाइम को लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमें ए का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 45,000 रुपये, बी का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 80,000 रुपये और सी का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 1,20,000। तो यहाँ पर देखिए आखिरी के 3 जीरो हटाए जा सकते हैं, तो यहाँ पर ए का इन्वेस्टमेंट हम ले लेंगे 45 के बराबर, बी का इन्वेस्टमेंट ले लेंगे 80 के बराबर और सी का इन्वेस्टमेंट ले लेंगे 120 के बराबर। इसके अलावा देखिए हमसे पहली ही लाइन में कहा गया है कि ए ने व्यापार को शुरू किया है और ए शुरू से लेकर के एंड तक व्यापार में है और व्यापार चलता है 2 साल तक, तो यहाँ पर ए का टाइम हो जाएगा 24 महीने के बराबर। दूसरी लाइन में हमसे कहा गया है कि 6 महीने के बाद बी व्यापार में शामिल होता है, तो ए का टाइम अगर 24 महीने है तो बी का टाइम 18 महीने के बराबर हो जाएगा। इसके अलावा हमसे कहा गया है कि 1 वर्ष के पश्चात सी व्यापार में शामिल होता है, तो अगर व्यापार 2 वर्ष तक चला है और सी 1 वर्ष के बाद शामिल हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि सी 1 वर्ष ही व्यापार में रहेगा। 1 वर्ष में होते हैं 12 महीने, तो सी की टाइमिंग हो जाएगी 12 महीने के बराबर। तो यहाँ पर देखिए ए का इन्वेस्टमेंट है 45 के बराबर, टाइम है 24 के बराबर, बी का इन्वेस्टमेंट है 80, टाइम है 18 के बराबर और सी का इन्वेस्टमेंट है 120 और टाइम है 12 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए बी और सी में क्या आपको कुछ कॉमन लग रहा है। अगर आप बिना कैलकुलेट किए इसको देख पाते हैं तो ठीक है, वरना यहाँ पर आप बी और सी की कैलकुलेशन कर लीजिए। बी की जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 80 × 18, ये आ जाएगा 1,440 और सी की गुणा करेंगे 120 × 12, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 1,140। इसका मतलब ये है कि बी और सी बराबर है। तो यहाँ पर हम ये देख लेंगे कि कौन से ऑप्शन में बी और सी की वैल्यू बराबर आ रही है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी ही ऐसा है जहाँ पर बी की वैल्यू भी 4 के बराबर है और सी की वैल्यू भी 4 के बराबर है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। इसको आप आगे कैलकुलेट मत करिए, इसको आप ऑप्शन से सॉल्व करिए। यहाँ पर अगर आप ए की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो आप 45 और 24 की गुणा कर लीजिए, ये आ जाएगा 1,080 के बराबर। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद भी आपको 3:4:4 ही मिलेगा। तो यहाँ पर आप इसको ऑप्शन की हेल्प से सॉल्व करिए, तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47। ए, बी तथा सी तीन साझेदार 48,000 रुपए की सामान्य पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं, लेकिन ए 6 महीने बाद, बी 10 महीने बाद तथा सी 12 महीने बाद व्यापार से अलग हो जाता है। यदि कुल लाभ 5,250 का हुआ हो तो उसमें से ए, बी तथा सी का हिस्सा कितना होगा। यहाँ पर देखिए पहली लाइन में हमसे कहा गया है कि ए, बी तथा सी तीन साझेदार 48,000 रुपए की समान पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ए भी 48,000 निवेश कर रहा है, बी भी 48,000 निवेश कर रहा है और सी भी 48,000 निवेश कर रहा है। तीनों यहाँ पर समान निवेश कर रहे हैं। अब देखिए अगर यहाँ पर तीनों का निवेश बराबर है तो यहाँ पर समय का अनुपात ही लाभ का अनुपात होगा। तो यहाँ पर हम ए, बी, सी के समय के अनुपात को निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए आगे हमसे कहा गया है कि ए 6 महीने बाद, बी 10 महीने बाद और सी 12 महीने बाद व्यापार से अलग हो गया। तो यहाँ पर देखिए ए का टाइम हो जाएगा 6 के बराबर, बी का टाइम हो जाएगा 10 के बराबर और सी का टाइम हो जाएगा 12 के बराबर। अब ये जो इनके टाइम का अनुपात है यही इनके लाभ का अनुपात भी होगा, तो यहाँ पर हम इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर इनके प्रॉफिट का अनुपात आ जाएगा 3:5:6। अब यहाँ पर देखिए अगर आप इस अनुपात को ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको एक हिंट मिल रहा होगा। हिंट यहाँ पर ये है कि सी को जो धन मिलेगा यहाँ पर वो ए से 2 गुना होगा, क्योंकि यहाँ पर 3:6 आ रहा है,
6 3 का 2 गुना होता है। तो यहाँ पर सी को होने वाला लाभ ए के लाभ से 2 गुना होगा। तो यहाँ पर हम फिर से अपने ऑप्शंस को चेक करेंगे कि किन ऑप्शंस में ए की वैल्यू सी की वैल्यू की आधी है या सी की वैल्यू ए की वैल्यू की दोगुनी है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम ऑप्शन नंबर ए देखें तो ऑप्शन नंबर ए में ए की वैल्यू है 1125 और सी की वैल्यू है 2250। 1125 का 2 गुना करेंगे तो 2250 ही आएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो सकता है। अगर हम ऑप्शन नंबर बी देखें तो ऑप्शन नंबर बी में ए की वैल्यू है 1125 और सी की वैल्यू है 2200। तो यहाँ पर देखिए 1125 का अगर हम 2 गुना करेंगे तो वो 2250 होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही नहीं हो सकता है। अब हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में भी 1125 और 2250 है, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही हो सकता है। और ऑप्शन नंबर डी में ए की वैल्यू है 1175 और सी की वैल्यू है 2350। 1175 का 2 गुना होता है 2350। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी भी सही हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन हमारे ऐसे आ रहे हैं जो सही हो सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्रॉफिट का अनुपात आ रहा है 3:5:6। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कुल प्रॉफिट हो जाएगा 14 के बराबर। अब देखिए हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है 14 के बराबर और क्वेश्चन में हमें कुल लाभ दे रखा है 5250 के बराबर। तो यहाँ पर हम 5250 की कंपेयर कर देंगे 14 से। 5250 14 का होता है 375 गुना। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर केवल बी की वैल्यू को निकाल लेंगे। क्योंकि अगर आप चारों ऑप्शंस देखेंगे तो चारों ऑप्शंस में बी की वैल्यू ऐसी है जो चारों में अलग अलग है। तो यहाँ पर हम बी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए बी की वैल्यू है 5 के बराबर। 5 का भी हमें 375 गुना करना होगा। 5 का जो हम 375 गुना करेंगे तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी 1875 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में बी की वैल्यू है 1875। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48। तीन साझेदार क्रमशः 60,000, 80,000 तथा 1,20,000 का निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं। पहला साझेदार 4 महीने तक, दूसरा 9 महीने तक तथा तीसरा पूरे वर्ष भर व्यापार में रहा। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,60,480 हो तो तीनों साझेदारों को कितने कितने रुपए प्राप्त होंगे। यहाँ पर देखिए हमें ये बताना है कि तीनों साझेदारों को कितने रुपए प्राप्त होंगे। अब कितने रुपए प्राप्त होंगे ये निकालने के लिए हमें तीनों साझेदारों के लाभ का अनुपात निकालना होगा। लाभ का अनुपात निकालने के लिए हमें तीनों साझेदारों का निवेश और समय को लिखना होगा। तो यहाँ पर देखिए हम तीनों साझेदारों के निवेश और समय को लिखते हैं। यहाँ पर देखिए हम तीनों साझेदारों को ए बी तथा सी मान लेते हैं। अब पहली लाइन में हमसे कहा गया है कि तीन साझेदार क्रमशः 60,000, 80,000 तथा 1,20,000 का निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 60,000, 80,000 और 1,20,000 के आखिरी के 4 जीरो हटा देते हैं। तो हमारे पास रह जाएगा 6, 8 और 12। इसको जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू आ जाएगी 3 के बराबर, बी की वैल्यू आ जाएगी 4 के बराबर और सी की वैल्यू आ जाएगी 6 के बराबर। इसके आगे हमसे कहा गया है पहला साझेदार 4 महीने, दूसरा 9 महीने और तीसरा पूरे वर्ष भर व्यापार में रहा। तो यहाँ पर देखिए ए का टाइम आ जाएगा 4 के बराबर, बी का टाइम आ जाएगा 9 के बराबर और सी का टाइम आ जाएगा 12 के बराबर। अब हम इनके लाभ का अनुपात निकाल लेंगे। लाभ का अनुपात निकालने के लिए इन्वेस्टमेंट और टाइम की गुणा करनी है। तो यहाँ पर ए का लाभ आ जाएगा 12 के बराबर, बी का टाइम आ जाएगा 36 के बराबर और सी का टाइम आ जाएगा 72 के बराबर। इस लाभ के अनुपात को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अनुपात आ जाएगा 1:3:6। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कुल लाभ आ जाएगा 10 के बराबर। अब देखिए हमारे पास कुल लाभ आ रहा है 10 के बराबर और क्वेश्चन में हमें वर्ष के अंत में कुल लाभ दे रखा है 1,60,480 के बराबर। तो यहाँ पर हम 10 की कंपेयर कर देंगे 1,60,480 से। अब यहाँ पर देखिए 10 की वैल्यू है 1,60,480। अब हम क्या करेंगे, या तो ए का लाभ निकाल लेंगे या बी का लाभ निकाल लेंगे या सी का लाभ निकाल लेंगे। क्योंकि हमारे ऑप्शंस में ए बी और सी के जो वैल्यूज हैं वो सभी में अलग अलग हैं। तो यहाँ पर हम किसी एक की वैल्यू निकाल करके उसी से अपने
आंसर को गैस कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर हमारे पास 10 की वैल्यू है तो हम एक की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर 10 की वैल्यू 1,60,480 है तो एक की वैल्यू हो जाएगी 16,048 के बराबर। अब हम ये देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में ए को 16,048 का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में हमें ए की वैल्यू दे रखी है 16,048 के बराबर। तो यहाँ पर हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49। किसी व्यापार में ए बी तथा सी ने कुल 1,25,000 निवेश किए। उसमें बी ने ए से 15,000 अधिक निवेश किए तथा सी ने बी से 20,000 अधिक निवेश किए। यदि वर्ष के अंत में कुल 37,450 का लाभ हुआ हो तो उसमें से प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा। यहाँ पर देखिए पहली लाइन में हमसे कहा गया है कि किसी व्यापार में ए बी तथा सी ने कुल 1,25,000 निवेश किए। यहाँ पर हमें कुल निवेश दिया हुआ है। इसके आगे हमसे कहा गया है उसमें बी ने ए से 15,000 अधिक निवेश किए। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं ए के निवेश को मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम ए के निवेश को अगर एक्स के बराबर मान लेंगे तो यहाँ पर बी का निवेश ए से 15,000 अधिक है। तो यहाँ पर बी का निवेश हो जाएगा एक्स प्लस 15,000 के बराबर। आगे हमसे कहा गया है सी ने बी से 20,000 अधिक निवेश किए। तो देखिए बी ने निवेश किए हैं एक्स प्लस 15,000। इसमें जब हम 20,000 और ऐड कर देंगे तो सी का निवेश आ जाएगा एक्स प्लस 35,000 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ए बी और सी का निवेश एक्स की फॉर्म में आ चुका है। अगर हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें कुल निवेश 1,25,000 के बराबर दिया हुआ है। तो हम इन तीनों को ऐड करके 1,25,000 के बराबर कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ए की जो वैल्यू है वो एक्स है, बी की वैल्यू है एक्स प्लस 15,000 और सी की वैल्यू है एक्स प्लस 35,000। इन तीनों में ही एक्स है, तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 3x आ जाएगा। इसके अलावा बी के 15,000 और सी के 35,000 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 50,000 के बराबर। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 3x प्लस 50,000 बराबर 1,25,000। यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 25,000 के बराबर। अब देखिए हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। तो अब हम a b और c के निवेश को अलग अलग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए a ने निवेश किया है x के बराबर, x की वैल्यू है 25,000। तो यहाँ पर a का निवेश आ जाएगा 25,000 के बराबर। बी का निवेश है x प्लस 15,000, एक्स की वैल्यू है 25,000। 25,000 और 15,000 को ऐड कर देंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी 40,000 के बराबर। इसी तरह से सी ने निवेश किए हैं x प्लस 35,000, एक्स की वैल्यू है 25,000। 25,000 और 35,000 को ऐड कर देंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी 60,000 के बराबर। अब देखिए इसके अलावा हमें क्वेश्चन में ए बी और सी का टाइम दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब ये है कि इन तीनों की टाइमिंग सेम है। अगर तीनों का टाइम सेम होता है तो मैंने आपसे बताया है कि जो इनके निवेश का अनुपात होता है वही इनके लाभ का अनुपात हो जाता है। तो यहाँ पर जो इनका निवेश है 25,000, 40,000 और 60,000, हम इसको सिंप्लीफाई करके निकाल लेते हैं। तो जो इनके निवेश का अनुपात आएगा वही इनके लाभ का अनुपात है। यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं 25,000, 40,000 और 60,000 के आखिरी के 3 जीरो हटा देते हैं। तो हमारे पास रह जाएगा 25, 40 और 60। उसको जब हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 5 के बराबर, बी की वैल्यू आ जाएगी 8 के बराबर और सी की वैल्यू आ जाएगी 12 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए अगर हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कुल लाभ आ जाएगा 25 के बराबर। अब देखिए हमारे पास कुल लाभ आ रहा है 25 के बराबर और क्वेश्चन में हमसे कहा है कि वर्ष के अंत में जो कुल लाभ है वह 37,450 के बराबर है। तो यहाँ पर 25 की वैल्यू हो जाएगी 37,450 के बराबर। अब देखिए हमसे प्रत्येक का हिस्सा पूछा है लेकिन हम यहाँ पर किसी एक का हिस्सा निकालेंगे क्योंकि हमारे ऑप्शंस में सभी वैल्यूज अलग अलग हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर 25 की वैल्यू 37,450 है तो हमें 5 की वैल्यू निकालनी आसान होगी। तो देखिए अगर हम 25 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो अगर हम 37,450 को भी 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 5 की वैल्यू पता चल जाएगी। 37,450 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 7,490 के बराबर। तो यहाँ पर ए को जो लाभ होगा वह 7,490 का होगा। अब हम देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में ए को 7,490 का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए पहले ही ऑप्शन में ए को 7,490 का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50। ए ने 42,000 निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। उसके कुछ महीने बाद बी 49,000 निवेश करके व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ के हिस्से में से ए को 9,000 तथा बी को 7,000 प्राप्त हुआ हो तो बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ।
यहाँ पर देखिए ये निकालने के लिए कि बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ, हमें ये निकालना पड़ेगा कि बी कितने महीने व्यापार में शामिल रहा। तो यहाँ पर हमें बी का टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम निकालने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट का रेशियो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम ए और बी के इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट के रेशियो को लिख लेते हैं। यहाँ पर हमसे पहली लाइन में कहा गया है ए ने 42,000 निवेश करके एक व्यापार शुरू किया, उसके कुछ महीने बाद बी 49,000 निवेश करके उस व्यापार में शामिल हो गया। यहाँ पर हमें ए का निवेश दिया हुआ है 42,000 और बी का निवेश दिया हुआ है 49,000। इनके अगर हम आखिरी के 3 जीरो हटा देंगे तो ए का निवेश रह जाएगा 42 के बराबर और बी का निवेश रह जाएगा 49 के बराबर। इसको अगर हम फिर से 7 से डिवाइड कर देंगे तो ए का निवेश रह जाएगा 6 के बराबर और बी का निवेश रह जाएगा 7 के बराबर। तो यहाँ पर हम ए के नीचे लिख लेते हैं 6 और बी के नीचे लिख लेते हैं 7। आगे देखिए हमसे कहा गया है कि वर्ष के अंत में लाभ के हिस्से में से ए को 9,000 और बी को 7,000 प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर हम इनके लाभ के रुपए को अनुपात में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हम 9,000 के आखिरी के 3 जीरो हटा देंगे और 7,000 के आखिरी के 3 जीरो हटा देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास लाभ का अनुपात आ जाएगा 9:7। तो यहाँ पर ए के नीचे आ जाएगा 9 और बी के नीचे आ जाएगा 7। अब देखिए हम निकालते हैं टाइम। टाइम बराबर होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर ए का टाइम आ जाएगा 9/6। 9/6 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 के बराबर। और बी का टाइम आ जाएगा 7/7 यानी कि ए के बराबर। दो की जब हम तिरछी गुणा करेंगे तो ए का टाइम रह जाएगा 3 के बराबर और बी का टाइम हो जाएगा 2 के बराबर। अब देखिए ए ने व्यापार शुरू किया है और ए को जो लाभ हुआ है वह वर्ष के अंत में मिला है। इसका मतलब ये है कि ए पूरे वर्ष व्यापार में शामिल रहा है। अब देखिए हमारे पास ए का टाइम आ रहा है 3 महीने के बराबर। हम इस 3 महीने को एक वर्ष बना लेंगे तो यहाँ पर हमें 3 में 4 से गुणा करनी पड़ेगी। 3 में जब हम 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास ए का टाइम आ जाएगा 12 महीने। अब देखिए अगर हमने ए में 4 से गुणा की है तो यहाँ पर हमें बी में भी 4 से गुणा करनी पड़ेगी। दो में जब हम 4 से गुणा करेंगे तो बी का टाइम आ जाएगा 8 महीने के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि बी 8 महीने व्यापार में शामिल रहा है। अब हमसे ये पूछा है कि बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। अब देखिए व्यापार चला है 12 महीने और बी व्यापार में केवल 8 महीने शामिल रहा है। इसका मतलब ये है कि बी 4 महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 4 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 51। ए ने कुछ रुपए निवेश करके एक व्यापार शुरू किया तथा बी ने ए से 5,000 अधिक निवेश किए। ए 5 महीने तक व्यापार में रहा तथा बी उससे 1 महीना अधिक व्यापार में रहा। कुल लाभ 26,000 रुपए का हुआ जिसमें से बी को ए से 6,000 अधिक प्राप्त हुए। ज्ञात कीजिए कि ए तथा बी ने कितनी कितनी पूंजी निवेश की। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। एक तो सॉल्व करेंगे एक्स मान करके और दूसरा सॉल्व करेंगे बिना एक्स माने। तो यहाँ पर हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं एक्स मान करके। यहाँ पर देखिए पहली लाइन में हमसे कहा गया है ए ने कुछ रुपए निवेश करके एक व्यापार शुरू किया तथा बी ने ए से 5,000 अधिक निवेश किए। यहाँ पर देखिए बी की कंपेयर की गई है ए से कि बी ने ए से 5,000 अधिक निवेश किए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ए की पूंजी को मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि ए ने एक्स रुपए का निवेश किया है। तो यहाँ पर देखिए ए का निवेश आ जाएगा एक्स के बराबर और बी का निवेश आ जाएगा एक्स प्लस 5,000 के बराबर। आगे हमसे कहा गया है ए 5 महीने तक व्यापार में रहा तथा बी उससे 1 महीना अधिक व्यापार में रहा। तो यहाँ पर देखिए बी 6 महीने तक व्यापार में रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ए का टाइम आ जाएगा 5 के बराबर और बी का टाइम आ जाएगा 6 के बराबर। अब हम यहाँ से प्रॉफिट का रेशियो निकाल लेंगे। प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो यहाँ पर ए का प्रॉफिट आ जाएगा 5x के बराबर और बी का प्रॉफिट आ जाएगा 6x प्लस 30,000 के बराबर। अब देखिए आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कुल लाभ 26,000 रुपए का हुआ जिसमें से बी को ए से 6,000 अधिक प्राप्त हुए। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे पहले तो आप 26,000 को लिख लीजिए। अब हमसे कहा गया है कि बी को ए से 6,000 अधिक प्राप्त हुए हैं। तो हम क्या करेंगे 26,000 में से 6,000 को घटा देंगे तो हमारे पास रह जाएंगे 20,000। अब ये जो 20,000 रुपए है आप ए और बी दोनों में बराबर बराबर बांट दीजिए। तो यहाँ पर ए के पास भी 10,000 आ जाएंगे और बी के पास भी 10,000 आ जाएंगे। अब ये जो 6,000 बी को अधिक प्राप्त हुए हैं ये बी को वापस दे दीजिए। तो यहाँ पर बी के पास हो जाएंगे 16,000 रुपए। तो यहाँ पर ए को मिलेंगे 10,000 रुपए और बी को मिलेंगे 16,000 रुपए।
अब यहाँ पर देखिए जो ए को 10,000 और बी को 16,000 रुपए मिले हैं, ये इनका लाभ है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनके लाभ का अनुपात निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10,000 के आखिरी के 3 जीरो हटा दीजिए और 16,000 के आखिरी के 3 जीरो हटा दीजिए, हमारे पास रह जाएगा 10 और 16। उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास अनुपात आ जाएगा 5:8। अब यहाँ पर देखिए जो 5:8 आया है, ये ए और बी के लाभ का अनुपात है। और ऊपर जो हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो आया है 5x अनुपात 6x प्लस 30,000, ये भी इनके लाभ का अनुपात है। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर हम इन दोनों को बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 5x डिवाइड बाई 6x प्लस 30,000, ये बराबर हो जाएगा 5/8 के। यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 15,000 के बराबर। अब देखिए हमने x माना था a के द्वारा निवेश की गई पूंजी। तो ए यहाँ पर निवेश करेगा 15,000 और बी ने 5,000 अधिक निवेश किए हैं, तो बी निवेश करेगा 20,000 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए ये तो एक तरीका है जहाँ पर हम x मान करके इसको सॉल्व करते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बिना x माने। यहाँ पर देखिए जो 26,000 का लाभ हुआ है, इसमें से ए को 10,000 रुपये मिले हैं और बी को 16,000 रुपये मिले हैं। जब हमने इसको अनुपात में कन्वर्ट किया था तो हमारे पास अनुपात आया है 5:8। अब ये जो ए और बी के लाभ का अनुपात है, इसको याद रखिए क्योंकि हम इसको आगे यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर हमसे कहा गया है ए ने कुछ रुपए निवेश करके एक व्यापार शुरू किया तथा बी ने ए से 5,000 अधिक निवेश किए। अब यहाँ पर देखिए बी की कंपेयर की गई है ए से, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ए ने कितने रुपए निवेश किए हैं, तो यहाँ पर हम इसको छोड़ देंगे। आगे हमसे कहा गया है ए 5 महीने तक व्यापार में रहा तथा बी उससे 1 महीना अधिक व्यापार में रहा। अब देखिए यहाँ पर अगर ए 5 महीने तक रहा है तो बी 6 महीने तक रहेगा, क्योंकि बी 1 महीना तक अधिक व्यापार में रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास टाइम का रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पर ए का टाइम हो जाएगा 5 के बराबर और बी का टाइम हो जाएगा 6 के बराबर। आगे हमसे कहा गया है कुल लाभ 26,000 रुपये का हुआ, जिसमें से बी को ए से 6,000 अधिक प्राप्त हुए। अब देखिए जब बी को ए से 6,000 अधिक प्राप्त हुए थे, तो ए को प्राप्त हुए थे 10,000 और बी को प्राप्त हुए थे 16,000। उसका जब हमने अनुपात निकाला था तो अनुपात आया था 5:8। तो यहाँ पर हम ए और बी के प्रॉफिट के अनुपात को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा 5:8। अब यहाँ से देखिए हम इनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो को निकाल लेंगे। इन्वेस्टमेंट बराबर होता है प्रॉफिट डिवाइड बाई टाइम। तो यहाँ पर देखिए ए का टाइम हो जाएगा 5/5 यानी कि 1 के बराबर, और बी का टाइम हो जाएगा 8/6। 8 और 6 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4/3 के बराबर। 3 की तिरछी गुणा कर देंगे तो ए का इन्वेस्टमेंट अगर 3 के बराबर है तो बी का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 4 के बराबर। इनका अगर हम अंतर देखेंगे तो यहाँ पर बी ए से 1 रुपया अधिक निवेश कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए निवेश कर रहा है 1 रुपया अधिक, लेकिन क्वेश्चन की पहली लाइन में हमसे कह रखा है कि बी ए से 5,000 अधिक निवेश कर रहा है। तो ए की कंपेयर कर देंगे हम 5,000 से, तो 5,000 एक का 5,000 गुना ही है। तो हमसे अगर ये पूछा है कि ए ने कितने रुपए निवेश किए, तो ए के पास जो 3 रुपए है हम इसका भी 5,000 गुना कर देंगे। तो 3 का जब हम 5,000 गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 15,000 रुपए। इसी तरह से अगर हम बी की वैल्यू निकालेंगे तो बी के पास है 4 रुपए। 4 का जब हम 5,000 गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 20,000 रुपए। तो यहाँ पर ए ने निवेश किए हैं 15,000 रुपए और बी ने निवेश किए हैं 20,000 रुपए। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 52। ए बी तथा सी ने किसी व्यापार में पूंजी 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में निवेश की। 4 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी को 2 गुना कर दिया तथा 6 महीने बाद बी ने अपनी पूंजी को आधा कर दिया। यदि वर्ष के अंत में 34,650 का लाभ हुआ हो तो उसमें से प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है कि ए बी तथा सी ने किसी व्यापार में पूंजी 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में निवेश की। यहाँ पर जब हम इस अनुपात को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ए बी और सी का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 15, 10 और 6 के बराबर। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हर होते हैं जैसे यहाँ पर 2, 3 और 5 है, इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 30 और उस 30 की गुणा हम तीनों ही भिन्न में कर देते हैं। तो यहाँ पर ए का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 15 के बराबर, बी का आ जाएगा 10 के बराबर और सी का आ जाएगा 6 के बराबर। अब आगे देखिए 4 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी को 2 गुना कर दिया है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सीधा ए बी और सी के प्रॉफिट के रेशियो को निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए 4 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी को 2 गुना कर दिया है। अब देखिए 4 महीने तक तो ए की वही पूंजी रही होगी जो उसने निवेश की है। तो यहाँ पर हम उसके 4 महीने के प्रॉफिट को निकाल लेंगे। प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। इन्वेस्टमेंट है 15 के बराबर और टाइम है 4 महीने, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 गुणा 4।
अब आगे देखिए उसने अपनी पूंजी को 2 गुना कर दिया है। अब अगर हम आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हमें जो लाभ दिया हुआ है वह वर्ष के अंत में दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि यह व्यापार 1 साल तक चलना है। 1 साल में होते हैं 12 महीने। अब देखिए 12 महीने में से 4 महीने तक तो वह निवेश कर चुका है। अब आगे रह गए हैं 8 महीने। अब आगे 8 महीने तक वह 2 गुनी पूंजी निवेश करेगा, यानी कि 15 का 2 गुना हो जाएगा 30। तो यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, यानी कि 30 गुना 8। तो यहाँ पर ए का प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा 15 गुना 4 प्लस 30 गुना 8। अब आगे देखिए हम बी को देखते हैं। बी ने शुरू में निवेश किए हैं 10 के बराबर, और 6 महीने के बाद उसने अपनी पूंजी को आधा कर दिया है। अब देखिए 6 महीने तक तो 10 रुपए ही निवेश रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 गुना 6। अब आगे देखिए उसने अपनी पूंजी को कर दिया है आधा, तो पूंजी हो जाएगी 5 के बराबर, और व्यापार चलना है 1 वर्ष तक, तो आगे रह जाएंगे 6 महीने। तो हम इसमें ऐड कर देंगे 5 गुना 6। आगे देखिए सी ने निवेश किए हैं 6 रुपए, और सी ने अपनी पूंजी में कोई चेंज नहीं किया है, तो यहाँ पर सी का प्रॉफिट आ जाएगा 6 गुना 12। अब हम यहाँ से इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास ए का प्रॉफिट आ जाएगा 300 के बराबर, बी का प्रॉफिट आ जाएगा 90 के बराबर, और सी का प्रॉफिट आ जाएगा 72 के बराबर। इसको जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ए का प्रॉफिट आ जाएगा 100 के बराबर, बी का प्रॉफिट आ जाएगा 30 के बराबर, और सी का प्रॉफिट आ जाएगा 24 के बराबर। इन सभी को ऐड करेंगे तो कुल प्रॉफिट आ जाएगा 154 के बराबर। अब देखिए हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है 154 के बराबर, और क्वेश्चन में हमसे कह रखा है कि वर्ष के अंत में कुल लाभ हो रहा है 34,650 का। तो यहाँ पर हम 34,650 की कंपेयर कर देंगे 154 से। 34,650 154 का है 225 गुना। अब यहाँ पर देखिए हम किसी एक की वैल्यू को निकालेंगे। हम या तो यहाँ पर ए का प्रॉफिट निकालेंगे, या बी का प्रॉफिट निकालेंगे, या सी का प्रॉफिट निकालेंगे। किसी एक का प्रॉफिट क्यों निकालेंगे? क्योंकि अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें तो हमारे सारे ऑप्शंस अलग अलग हैं। तो अगर हम किसी एक का निकाल लेंगे तो उसी से हमें अपना आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ए का प्रॉफिट निकालना काफी आसान है, क्योंकि ए के पास है 100 रुपए। 100 का जब हम 225 गुना करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 22,500 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए कौन से ऑप्शंस में ए की वैल्यू 22,500 है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में ए की वैल्यू है 22,500। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53। ए और बी किसी व्यापार में क्रमशः 36,000 तथा 45,000 रुपए लगाकर शुरुआत करते हैं। 4 महीने बाद बी अपनी पूंजी का 4/9 भाग निकाल लेता है। उसके 5 महीने बाद वह अपनी मूल पूंजी का 11/9 भाग पुनः निवेश कर देता है। यदि वर्ष के अंत में 1,17,240 रुपए का लाभ हुआ हो, तो लाभ में से किसको और कितने रुपए अधिक प्राप्त होंगे? यहाँ पर देखिए पहली लाइन में हमसे कहा गया है कि ए और बी किसी व्यापार में क्रमशः 36,000 तथा 45,000 रुपए लगाकर शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये इन्वेस्टमेंट है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 36,000 के आखिरी के 3 जीरो हटा देंगे, और 45,000 के आखिरी के 3 जीरो हटा देंगे। तो यहाँ पर हम ए के निवेश को ले लेंगे 36 के बराबर, और बी के निवेश को ले लेंगे 45 के बराबर। यहाँ पर हम 36 और 45 को 9 से डिवाइड करके 4 और 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसको 4 और 5 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि देखिए आगे हमसे कहा गया है कि 4 महीने बाद बी अपनी पूंजी का 4/9 भाग निकाल लेता है। अब देखिए अगर हम बी के निवेश को 45 के बराबर ले रहे हैं तो 45 का 4/9 भाग निकालना आसान है। लेकिन अगर हम 45 को 9 से डिवाइड करके पहले ही 5 लिख लेंगे, और 5 का जब हम 4/9 भाग निकालेंगे तो वह हमारा दशमलव में चला जाएगा। तो यहाँ पर हम ए के निवेश को ले रहे हैं 36 के बराबर, और बी के निवेश को ले रहे हैं 45 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए आगे अगर हम अपने क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हमसे कहा गया है कि 4 महीने बाद बी अपनी पूंजी का 4/9 भाग निकाल लेता है। उसके 5 महीने बाद वह अपनी मूल पूंजी का 11/9 भाग पुनः निवेश कर देता है। यहाँ पर देखिए बी अपनी पूंजी में चेंज कर रहा है, लेकिन ए अपनी पूंजी में कोई चेंज नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम अगर ए का प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट बराबर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। अब देखिए ए का इन्वेस्टमेंट तो है 36 के बराबर। अब अगर हम टाइम देखें तो टाइम के लिए अगर हम लाभ को देखें, जो हमें 1,17,240 रुपये दिया हुआ है, वह हमें वर्ष के अंत में दिया हुआ है। इसका मतलब यह जो व्यापार है यह 12 महीने चल रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 36 गुणा 12। अब देखिए आगे हम बी के लाभ को देखते हैं। बी के बारे में हमसे कहा गया है 4 महीने बाद बी अपनी पूंजी का 4/9 भाग निकाल लेता है। अब देखिए 4 महीने बाद वह अपनी पूंजी में चेंज कर रहा है, लेकिन 4 महीने तक तो उसने 45 रुपए ही निवेश रखे हैं। तो अगर हम उसके 4 महीने का प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। तो यहाँ पर उसके 4 महीने का प्रॉफिट हो जाएगा 45 गुणा 4 के बराबर। अब देखिए 4 महीने बाद उसने 4/9 भाग निकाल लिया है। पहले तो हम 45 का 4/9 भाग निकालेंगे कि 45 का 4/9 कितना हिस्सा होता है।
तो 45 का जब हम 4/9 भाग निकालेंगे तो वह आ जाएगा 20 के बराबर। तो बी 20 रुपए वापिस निकाल लेगा। अब देखिए 45 रुपए निवेश थे, 20 उसने वापस निकाल लिए, तो उसकी पूंजी रह जाएगी 25 के बराबर। अब देखिए 25 रुपए उसने कब तक रखे हैं। आगे अगर हम क्वेश्चन को पढ़ें तो हमसे कहा गया है उसके 5 महीने बाद वह अपनी मूल पूंजी का 11/9 भाग पुनः निवेश कर देता है। तो देखिए उसके 5 महीने बाद वह फिर से चेंज कर रहा है, तो ये जो 25 रुपए का निवेश है उसका वह आगे 5 महीने तक रहता है। तो यहाँ पर हम उसको फिर से ऐड कर देंगे तो प्रॉफिट बराबर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 × 5। अब देखिए आगे हमसे कहा गया है कि वह अपनी मूल पूंजी का 11/9 भाग पुनः निवेश कर देता है। मूल पूंजी है 45 के बराबर। 45 का जब हम 11/9 भाग निकालेंगे तो वह आ जाएगा हमारा 55 के बराबर। 25 में जब हम 55 ऐड करेंगे तो बी का निवेश हो जाएगा 80 के बराबर। अब देखिए बी ने कितने महीने यूज कर लिए हैं। 45 रुपए उसने 4 महीने तक निवेश किए हैं और 25 रुपए उसने 5 महीने तक निवेश किए हैं। तो अभी तक उसने कुल 9 महीने तक निवेश कर लिए हैं। आगे रह गए हैं 3 महीने, क्योंकि व्यापार 1 वर्ष तक चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो 80 रुपए है ये आगे 3 महीने तक रहेंगे। तो यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे 80 × 3। अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ए का प्रॉफिट आ जाएगा 432 के बराबर और बी का प्रॉफिट आ जाएगा 545 के बराबर। दोनों के प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो कुल प्रॉफिट आ जाएगा 977 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए कुल प्रॉफिट आ रहा है 977 के बराबर, और क्वेश्चन में हमें वर्ष के अंत में कुल लाभ दे रखा है 1,17,240 के बराबर। तो यहाँ पर हम 977 की कंपेयर कर देंगे 1,17,240 से। 1,17,240 977 का है 120 गुना। अब हमसे पूछा है कि किसको और कितने रुपए अधिक प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर देखिए बी को अधिक रुपए प्राप्त हो रहे हैं। 432 और 545 का अंतर देखेंगे तो यहाँ पर बी को 113 रुपए अधिक प्राप्त हो रहे हैं। अब ये जो 113 रुपए हैं हम इसका भी 120 गुना कर देंगे। तो 113 का जब हम 120 गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 13,560 रुपए। तो यहाँ पर बी को 13,560 रुपए अधिक प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 54। ए बी तथा सी एक व्यापार में क्रमशः 24,000, 32,000 तथा 18,000 रुपए निवेश करते हैं। ए तथा बी सक्रिय साझेदार हैं तथा उनको कुल लाभ का क्रमशः 15% तथा 12% प्राप्त होता है। शेष लाभ को उनके द्वारा निवेशित पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। यदि सी को कुल 65,700 रुपए प्राप्त हुआ हो तो ज्ञात कीजिए कि लाभ की कुल राशि क्या थी। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है कि ए बी तथा सी एक व्यापार में क्रमशः 24,000, 32,000 तथा 18,000 रुपए निवेश करते हैं। यहाँ पर अगर हम इन सभी के आखिरी के 3 जीरो हटा देंगे तो यहाँ पर ए का निवेश आ जाएगा 24 के बराबर, बी का निवेश आ जाएगा 32 के बराबर और सी का निवेश आ जाएगा 18 के बराबर। आगे हमसे कहा गया है ए तथा बी सक्रिय साझेदार है तथा उनको कुल लाभ का क्रमशः 15% तथा 12% प्राप्त होता है। अब देखिए मैंने आपसे बताया है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि जब भी कोई साझेदार सक्रिय होता है और उसको जो अलग से लाभ प्राप्त होता है वह कुल लाभ में से दिया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है उनको कुल लाभ का क्रमशः 15% तथा 12% प्राप्त होता है। तो यह कुल लाभ में से दिया जाता है। इसके बाद जो शेष लाभ बच जाता है वह उनकी निवेशित पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये भी आगे लिखा हुआ है कि शेष लाभ को उनके द्वारा निवेशित पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। आगे हमसे कहा गया है सी को कुल 65,700 रुपए प्राप्त हुए। अब देखिए जब हमने शेष अनुपात में बांटा तब सी को 65,700 प्राप्त हुए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं भी हमें ए बी और सी का टाइम दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब ये है कि ए बी और सी समान समय के लिए व्यापार करते हैं। अब अगर समय समान है तो यहाँ पर जो इनके निवेश का अनुपात है वही इनके लाभ का अनुपात भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ए का लाभ ले लेते हैं 24 के बराबर, बी का लाभ ले लेते हैं 32 के बराबर और सी का लाभ ले लेते हैं 18 के बराबर। इन सभी को ऐड कर देंगे तो कुल लाभ आ जाएगा 74 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए सी को जो लाभ हो रहा है वह 65,700 का हो रहा है और हमारे पास आ रहा है 18 के बराबर। तो यहाँ पर हम 18 की कंपेयर कर देंगे 65,700 से। 65,700 18 का है 3,650 गुना। तो हम यहाँ पर 74 का भी 3,650 गुना कर देंगे। 74 का जब हम 3,650 गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2,70,100।
अब देखिए जो 2,70,100 रुपए की राशि है ये कब आई है। ये तब आई है जब ए और बी सक्रिय साझेदार हैं और ए ने 15% और बी ने 12% ले लिया है। क्योंकि जब कुल लाभ में से ए 15% और बी 12% ले लेगा और जो शेष लाभ बचेगा वही तो ए बी और सी में उनकी निवेश की गई पूंजी के अनुपात में बटेगा। अब ये यहाँ पर हमने ए बी और सी में उनकी निवेश की गई पूंजी के अनुपात में बांट दिया है। तो यहाँ पर ये जो 2,70,100 आए हैं ये शेष लाभ आया है। अब हम यहाँ पर ये निकालेंगे कि कुल लाभ कितना हुआ है। यहाँ पर देखिए ए ने कुल लाभ में से 15% लिया है और बी ने कुल लाभ में से 12% लिया है। दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों ने कुल लाभ का 27% शुरू में ही ले लिया है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम ये मान ले कि कुल लाभ x रुपए के बराबर था तो x में से 27% निकल चुका है। तो ये जो 2,70,100 बचा है शेष लाभ ये 73% के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x का 73%, यानी कि x गुणा 73/100 ये बराबर हो जाएगा 2,70,100 के। यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3,70,000 के बराबर। तो यहाँ पर कुल लाभ हुआ था 3,70,000 के बराबर। इस 3,70,000 में से a ने 15% लिया, b ने 12% लिया, तो हमारे पास शेष लाभ रह गया 2,70,100। अब ये जो 2,70,100 है ये जब हमने निवेश की गई पूंजी के अनुपात में बांटा तब सी के पास 65,700 रुपए आए थे। तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से था। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 3,70,000। क्वेश्चन नंबर 55। ए बी तथा सी ने एक चरागाह किराए पर लिया। ए ने 12 गाय प्रतिदिन 2 घंटे की दर से 4 माह तक चराई, बी 16 गाय प्रतिदिन 4 घंटे की दर से 6 माह तक चराई तथा सी ने 6 गाय 9 घंटे प्रतिदिन की दर से 2 माह तक चराई। यदि बी ने अपने हिस्से के रूप में 1,152 रुपए किराया दिया तो ज्ञात कीजिए कि किराए की कुल राशि क्या है। इस तरह के देखिए दो क्वेश्चन को हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गायों की संख्या और महीनों की संख्या दी हुई थी और क्वेश्चन नंबर 28 में हमें गायों की संख्या और सप्ताह की संख्या दी हुई थी। अब यहाँ पर देखिए हमें घंटों की संख्या ज़्यादा दी हुई है। तो जैसे हम हर बार प्रैक्टिकली सोचते हैं कि हम किराए को किस तरह से निकालेंगे तो यहाँ पर हम इसको भी देखते हैं। देखिए हमें ये तो पता है कि जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय होंगी उसे उतना ही ज़्यादा किराया देना होगा। अब अगर हम यहाँ पर बात करें घंटे की तो देखिए जो जितने ज्यादा घंटे तक गाय चराएगा उसे उतना ही ज्यादा किराया देना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें महीने की तो देखिए जो जितने ज्यादा महीने तक गाय चराएगा उसे उतना ही ज्यादा किराया देना होगा। तो यहाँ पर जो किराया है वो गायों की संख्या, घंटे और महीने को गुणा करके आएगा। तो यहाँ पर देखिए पहले हम ए बी सी के गाय, घंटे और महीने को लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरी लाइन में हमसे कहा गया है ए ने 12 गाय प्रतिदिन 2 घंटे की दर से 4 माह तक चराई। तो यहाँ पर देखिए ए की गाय आ जाएंगी 12, घंटे आ जाएंगे 2 और महीने आ जाएंगे 4। आगे हमसे कहा गया है बी ने 16 गाय प्रतिदिन 4 घंटे की दर से 6 माह तक चराई। तो बी की गाय आ जाएंगी 16, घंटे आ जाएंगे 4 और महीने आ जाएंगे 6। आगे हमसे कहा गया है सी ने 6 गाय 9 घंटे प्रतिदिन की दर से 2 माह तक चराई। तो यहाँ पर सी के नीचे गाय आ जाएंगी 6, घंटे आ जाएंगे 9 और महीने आ जाएंगे 2। अब यहाँ पर देखिए किराया निकालने के लिए हमें गाय, घंटे और महीने की गुणा करनी है। तो यहाँ पर ए का किराया आ जाएगा 12 गुणा 2 गुणा 4, बी का किराया आ जाएगा 16 गुणा 4 गुणा 6 और सी का किराया आ जाएगा 6 गुणा 9 गुणा 2। अब देखिए इन सभी में 12 कॉमन है तो हम इन तीनों में 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ए का किराया आ जाएगा 8 के बराबर, बी का किराया आ जाएगा 32 के बराबर और सी का किराया आ जाएगा 9 के बराबर। इन सभी को ऐड कर देंगे तो कुल किराया आ जाएगा 49 के बराबर। अब देखिए हमें बी का किराया दिया हुआ है 1,152 रुपये। अब हमारे पास बी का किराया आ रहा है 32 रुपये। तो हम 32 की कंपेयर कर देंगे 1,152 से। 1,152 32 का है 36 गुना। हमसे पूछिए किराए की कुल राशि। तो किराए की कुल राशि जो 49 रुपए है हम इसका भी कर देंगे 36 गुना। 49 का जो हम 36 गुना करेंगे तो हमारे पास कुल किराया आ जाएगा 1,764 रुपए। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 56। ए 500 रुपए की पूंजी से एक व्यापार शुरू करता है। 2 महीने बाद बी व्यापार में 400 रुपए निवेश करता है। व्यापार शुरू होने के 6 महीने बाद सी 800 रुपए लगाकर सम्मिलित हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 444 हो तो उसमें से प्रत्येक का लाभ कितना है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे प्रत्येक का लाभ पूछा है। लाभ बताने के लिए हमें प्रत्येक का इन्वेस्टमेंट और टाइम पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम ए बी सी का इन्वेस्टमेंट और टाइम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ए ने निवेश किए हैं 500 रुपये, बी ने निवेश किए हैं 2 महीने बाद 400 रुपये और सी ने 6 महीने बाद निवेश किए हैं 800 रुपये। तो यहाँ पर देखिए निवेश आ जाएगा 500, 400 और 800।
दो जीरो हटा देंगे आखिरी के, तो यहाँ पर देखिए ए का निवेश हम ले लेंगे 5 के बराबर, बी का निवेश ले लेंगे 4 के बराबर और सी का निवेश ले लेंगे 8 के बराबर। अब देखिए ए ने व्यापार शुरू किया है और शुरू से लेकर के अंत तक व्यापार में रहा है, तो ए का टाइम हो जाएगा 12 महीने के बराबर, क्योंकि ये जो व्यापार है ये 1 साल तक चलता है, क्योंकि हमें जो लाभ दिया हुआ है वह वर्ष के अंत में दिया हुआ है। इसके अलावा दूसरी लाइन में हमसे कहा हुआ है 2 महीने बाद बी व्यापार में 400 रुपये निवेश करता है। अब देखिए ए अगर 12 महीने तक रहा है तो बी 2 महीने कम रहेगा व्यापार में, तो बी का टाइम हो जाएगा 10 महीने के बराबर। और सी के बारे में हमसे कहा गया है कि 6 महीने बाद सी 800 रुपये लगाकर सम्मिलित हो जाता है, तो सी अगर 6 महीने बाद आया है तो वह 6 महीने ही व्यापार में रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी के टाइम का रेशियो आ जाएगा 12:10:6। यहाँ से अगर हम ए बी सी का प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट बराबर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो यहाँ पर ए का प्रॉफिट आ जाएगा 60 के बराबर, बी का प्रॉफिट आ जाएगा 40 के बराबर और सी का प्रॉफिट आ जाएगा 48 के बराबर। इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ए का प्रॉफिट आ जाएगा 15 के बराबर, बी का प्रॉफिट आ जाएगा 10 के बराबर और सी का प्रॉफिट आ जाएगा 12 के बराबर। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो कुल प्रॉफिट आ जाएगा 37 के बराबर। अब देखिए कुल प्रॉफिट आ रहा है 37 के बराबर और क्वेश्चन में हमें कुल प्रॉफिट दिया हुआ है 444। तो यहाँ पर हम 444 ही कंपेयर कर देंगे 37 से। 444 37 का है 12 गुना। अब हमसे पूछा है प्रत्येक का लाभ। अब यहाँ पर देखिए हम किसी एक का लाभ निकालेंगे। एक का लाभ क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमें ऑप्शंस ऐसे दिए हुए हैं जिसमें सभी संख्याएं अलग अलग आ रही हैं। तो यहाँ पर देखिए हम किसी एक का लाभ निकालेंगे। अब हम ये देखेंगे कि किसका लाभ निकालना हमारे लिए आसान है। तो यहाँ पर देखिए बी का लाभ निकालना हमारे लिए आसान है, क्योंकि बी का लाभ 10 के बराबर दिया हुआ है। 10 का अगर हम 12 गुना करेंगे तो वो आ जाएगा 120 के बराबर। तो देखिए हमें अब ये देखना है कि कौन से ऑप्शन में बी का लाभ 120 के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में बी का लाभ है 120 के बराबर, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 57। ए और बी एक व्यापार में क्रमशः 10,000 और 4,000 की पूंजी निवेश करते हैं। साझेदारी की शर्त है कि बी को व्यापार की देखभाल के लिए 100 रुपये प्रति माह मिलेंगे। वार्षिक पूंजी पर 5% ब्याज अदा करने के बाद वार्षिक लाभ को उनके निवेश के अनुपात में बांट दिया जाता है। 4,000 रुपये के वार्षिक लाभ में से प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए। यहाँ पर हमसे कहा गया है ए और बी एक व्यापार में क्रमशः 10,000 और 4,000 की पूंजी निवेश करते हैं। यहाँ पर देखिए हमें ए और बी का निवेश दिया हुआ है, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है तो हम आगे पढ़ते हैं। आगे हमसे कहा गया है साझेदारी की शर्त है कि बी को व्यापार की देखभाल के लिए 100 रुपये प्रति माह मिलेंगे। अब देखिए बी को 100 रुपये प्रति माह मिलने हैं। अब अगर हम आखिरी की दूसरी लाइन पढ़ें तो आखिरी में हमसे कहा गया है 4,000 रुपये के वार्षिक लाभ में से। यहाँ पर हमें जो लाभ दिया हुआ है ये 1 वर्ष का दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो व्यापार चलना है ये 1 वर्ष तक चलना है। 1 वर्ष में होते हैं 12 महीने, और 1 महीने में बी को व्यापार संभालने के लिए 100 रुपये मिलने हैं, तो 12 महीने में उसको 1200 रुपये व्यापार संभालने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैनेजमेंट के लिए बी को मिल जाएंगे 1200 रुपये। आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है वार्षिक पूंजी पर 5% ब्याज अदा करने के बाद। अब देखिए ए ने जो 10,000 रुपये लगाए हैं और बी ने जो 4,000 रुपये लगाए हैं ये इन्होंने ब्याज पर लेकर के लगाए हैं, तो इस पर इन्हें 5% का देना है ब्याज। तो यहाँ पर हम इनका ब्याज भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि वार्षिक पूंजी पर जो ब्याज की दर है वह 5% ना होकर के 10% है। अब देखिए अगर 10% ब्याज की दर है और ए ने लगाए हैं 10,000 रुपये, तो 10,000 का जब हम 10% निकालेंगे तो वह आ जाएगा 1,000 के बराबर। अब यहाँ पर 10% ना होकर के ब्याज की दर है 5%, यानी कि 10 का आधा है 5%, तो हम क्या करेंगे 1,000 का भी कर देंगे आधा। तो यहाँ पर ए का ब्याज आ जाएगा 500 के बराबर। इसी तरह से हम निकालते हैं बी का ब्याज। बी ने लगाए हैं 4,000 रुपये, 4,000 का अगर हम 10% निकालेंगे तो वह आ जाएगा 400 रुपये। अब इस 400 का हम कर देंगे आधा, क्योंकि ब्याज की दर है 5%। तो 10% का आधा हो जाएगा 5% और 400 रुपये का आधा हो जाएगा 200 रुपये। तो यहाँ पर बी का ब्याज हो जाएगा 200 रुपये के बराबर। अब देखिए 4,000 रुपये का वार्षिक लाभ हुआ था। अब उस 4,000 में से 1,200 रुपये तो बी ने ले लिए मैनेजमेंट के, 500 रुपये ए के ब्याज के चले गए और 200 रुपये बी के ब्याज के चले गए। तो अब हम ये निकालते हैं कि शेष लाभ कितना रह गया। तो देखिए हम 4,000 में से 1,200 रुपये बी के मैनेजमेंट के घटा देंगे, 500 रुपये ए के ब्याज के घटा देंगे और 200 रुपये बी के ब्याज के घटा देंगे। तो यहाँ पर शेष लाभ रह जाएगा 2,100 रुपये के बराबर। अब देखिए जो 2,100 रुपये रह गए हैं ये ए और बी के निवेश किए गए पूंजी के अनुपात में बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ए ने निवेश किए हैं 10,000 और बी ने निवेश किए हैं 4,000।
आखिरी के 3 जीरो हटा देंगे तो ए का निवेश रह जाएगा 10 के बराबर और बी का निवेश रह जाएगा 4 के बराबर। इसको भी अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ए का निवेश आ जाएगा 5 के बराबर और बी का निवेश आ जाएगा 2 के बराबर। अब देखिए ए और बी का टाइम दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब ये है कि दोनों ही 1 वर्ष तक व्यापार करते हैं। अब अगर टाइम सेम है तो इनके जो निवेश का अनुपात है वही इनके लाभ का अनुपात भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ए का लाभ ले लेते हैं 5 के बराबर और बी का लाभ ले लेते हैं 2 के बराबर। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों का कुल लाभ हो जाएगा 7 के बराबर। अब देखिए यहाँ पर कुल लाभ आ रहा है 7 के बराबर और ऊपर हमारे पास शेष लाभ बचा है 2100 के बराबर। तो यहाँ पर हम 7 की कंपेयर कर देंगे 2100 से। 2100 7 का है 300 गुना, तो यहाँ पर अगर हम ए का लाभ निकालेंगे तो 5 का कर देंगे 300 गुना तो वो आ जाएगा 1500 के बराबर। और अगर हम बी का लाभ निकालें तो हम 2 का 300 गुना कर लेंगे, 2 का 300 गुना करेंगे तो हमारे पास बी का लाभ आ जाएगा 600 के बराबर। अब देखिए हमसे पूछा है कि प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब देखिए अगर हम ए का हिस्सा निकालें तो ए को 1500 रुपए तो निवेश की गई पूंजी के आधार पर मिल गए हैं और 500 रुपए उसके ऊपर ब्याज में जा चुके हैं। तो यहाँ पर ए का कुल लाभ हो जाएगा 1500 प्लस 500 यानी कि 2000 के बराबर। इसी तरह से अगर हम बी का लाभ निकालें तो या तो देखिए आप कुल लाभ में से ए के लाभ को घटा दीजिए। कुल लाभ है 4000 रुपये और ए को लाभ हुआ है 2000 रुपये का, तो 4000 में से 2000 घटा देंगे तो बी का लाभ आ जाएगा 2000 के बराबर। या आप बी के लाभ को कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए हम बी के लाभ को कैलकुलेट कर लेते हैं। बी को मैनेजमेंट के लिए मिले हैं 1200 रुपये और 200 रुपये बी के गए हैं ब्याज में और 600 रुपये मिले हैं निवेश की गई पूंजी के आधार पर। तो बी का लाभ हो जाएगा 1200 प्लस 200 प्लस 600। इनको भी ऐड करेंगे तो यहाँ से भी बी का लाभ आ जाएगा 2000 के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 2000 रुपये ईच। क्वेश्चन नंबर 58। ए बी और सी एक व्यापार में साझेदार हैं। ए पूरे वर्ष के लिए 4000 रुपये निवेश करता है। बी आरंभ में 6000 रुपये निवेश करता है जिसे 4 माह के अंत में 8000 कर देता है। जबकि सी आरंभ में 8000 निवेश करता है परंतु 9 माह के अंत में 2000 रुपये निकाल लेता है। वर्ष के अंत में प्राप्त 16950 के लाभ में से प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए पहली लाइन में हमसे कहा गया है कि ए बी और सी एक व्यापार में साझेदार हैं। तो यहाँ पर देखिए हम ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लेते हैं। आगे हमसे कहा गया है ए पूरे वर्ष के लिए 4000 रुपये निवेश करता है। तो यहाँ पर देखिए हम सीधा ए का लाभ निकालेंगे। लाभ बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अब यहाँ पर देखिए टाइम है 1 वर्ष का यानी कि 12 महीने का और इन्वेस्टमेंट है 4000 रुपये का। अब यहाँ पर देखिए अगर आप ए बी और सी का इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो यहाँ पर ए इन्वेस्ट कर रहा है 4000 रुपये, बी इन्वेस्ट कर रहा है 6000 रुपये और 4 माह के अंत में वह कर देता है 8000 रुपये। इसके अलावा सी आरंभ में इन्वेस्ट कर रहा है 8000 रुपये और 9 माह के अंत में 2000 रुपये निकाल लेता है। अब देखिए अगर आप इन सभी निवेश को देखेंगे तो इन सभी निवेश में 3 जीरो कॉमन है, तो हम इन सभी के 3 जीरो हटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए हम ए का टाइम ले लेंगे 12 महीने और ए का निवेश ले लेंगे 4 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए ए का प्रॉफिट हो जाएगा 4 गुणा 12 के बराबर। अब हम आगे देखते हैं बी का प्रॉफिट। बी के बारे में हमसे कह रखा है कि वह आरंभ में 6000 निवेश करता है, तो 6000 को हम ले लेंगे 6 के बराबर। और आगे हमसे कह रखा है जिसे 4 माह के अंत में 8000 कर देता है, 8000 को हमें लेना है 8 के बराबर। अब देखिए जो उसने 6 निवेश किए हैं ये उसने 4 माह तक रखे हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 6 गुणा 4। अब इसने जो आगे 8 निवेश किए हैं ये उसने वर्ष के अंत तक रखे हैं। अब देखिए व्यापार चला है 12 महीने, 12 महीने में से 4 महीने उसने 6 रुपये यूज किए हैं। अभी जो आगे वह 8 रुपये यूज करेगा वह आगे 8 महीने तक करेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 गुणा 8। इसके अलावा हम देखते हैं सी का प्रॉफिट। सी के बारे में कह रखा है कि सी आरंभ में 8000 निवेश करता है, तो 8000 को हम ले लेंगे 8 के बराबर। और आगे हमसे कह रखा है परंतु 9 माह के अंत में 2000 रुपये निकाल लेता है। अब देखिए ये जो इसने 8 रुपये निवेश किए हैं ये 9 माह तक रखेगा, तो हमारे पास आ जाएगा 8 गुणा 9। आगे हमसे कहा है कि 2000 रुपये निकाल लेता है यानी कि 2 रुपये निकाल लेता है हमारे अनुसार। 8 में से 2 निकालेंगे तो निवेश रह जाएगा 6 के बराबर। और ये जो 6 रुपये है वह आगे 3 माह तक निवेश रखेगा, तो हम ऐड कर देंगे 6 गुणा 3। इसकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 48 के बराबर, बी की वैल्यू आ जाएगी 88 के बराबर और सी की वैल्यू आ जाएगी 90 के बराबर। इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 24 के बराबर, बी की वैल्यू आ जाएगी 44 के बराबर और सी की वैल्यू आ जाएगी 45 के बराबर। इन सभी के लाभ को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास कुल लाभ आ जाएगा 113 के बराबर। अब देखिए हमारे पास कुल लाभ आ रहा है 113 के बराबर और क्वेश्चन में हमें वर्ष के अंत में कुल लाभ दिया हुआ है 16950। तो हम 16950 की कंपेयर कर देंगे 113 से। 16950 113 का है 150 गुना।
अब यहाँ पर देखिए, अगर हम किसी एक के लाभ को निकाल करके अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहें तो हम यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हमें सभी वैल्यूज अलग अलग तो दी हुई हैं, लेकिन हमें ऑप्शन नंबर डी दे रखा है नन ऑफ दीज। अब ऐसा हो सकता है कि हम अगर एक ही वैल्यू को कैलकुलेट करें तो हमारे ऑप्शन में किसी में मैच हो जाए, लेकिन आगे बी या सी की वैल्यू मैच ना हो, तो हमें यहाँ पर तीनों की ही वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम 24 का 150 गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3600। 44 का 150 गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6600। और 45 का जब हम 150 गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6750। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि तीनों हमारे ऑप्शन कहाँ पर मैच हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर ए में हमें ए की वैल्यू दे रखी है 3600, बी की वैल्यू दे रखी है 6600 और सी की वैल्यू दे रखी है 6750। तो यहाँ पर हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59। किसी व्यापार में तीन साझेदार ए बी और सी ने क्रमशः 5/4 अनुपात 4/5 अनुपात 6/5 के अनुपात में पूंजी लगाई। 3 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि कर दी। यदि वर्ष के अंत में कुल 35,700 रुपए का लाभ हुआ हो तो उसमें से ए का हिस्सा क्या था। देखिए, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि किसी व्यापार में तीन साझेदार ए बी और सी ने क्रमशः 5/4 अनुपात 4/5 अनुपात 6/5 के अनुपात में पूंजी लगाई। इस अनुपात को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास अनुपात निकल करके आ जाएगा, ए का आ जाएगा 25, बी का आ जाएगा 16 और सी का आ जाएगा 24। अब आगे देखिए, हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 माह के बाद ए ने अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि कर दी। 50% का मतलब होता है कि आधे की वृद्धि कर दी है। अब देखिए, हमारे पास ए की पूंजी है 25 के बराबर। 25 का अगर हम आधा निकालेंगे तो वह आ जाएगा 12.5, तो ये हमारा दशमलव में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस पूंजी को कर देते हैं 2 गुना। तो हम यहाँ पर ए का निवेश ले लेते हैं 50 के बराबर, बी का निवेश ले लेते हैं 32 के बराबर और सी का निवेश ले लेते हैं 48 के बराबर। अब हम निकाल लेते हैं इनका प्रॉफिट। अब यहाँ पर देखिए, हमसे कहा गया है कि 3 माह के बाद ए ने अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि की है। यहाँ पर इसने 3 महीने बाद की है, लेकिन 3 माह तक तो इसने 50 रुपए ही निवेश रखे हैं। तो यहाँ पर इसका लाभ आ जाएगा 50 गुणा 3। अब आगे 50% की वृद्धि हो गई है। 50 का जब हम 50% निकालेंगे तो वह आ जाएगा 25 के बराबर। 50 में 25 ऐड करेंगे तो पूंजी हो जाएगी 75 के बराबर। अब देखिए, हमें जो लाभ दिया हुआ है वह वर्ष के अंत में दिया हुआ है। तो अगर व्यापार 1 वर्ष तक चल रहा है, यानी कि 12 महीने तक चल रहा है, और उसमें से 3 महीने पहले ही हो चुके हैं, तो आगे ये जो 75 रुपए हैं ये आगे 9 माह तक निवेश रहेंगे। तो हम इसमें ऐड कर देंगे 75 गुणा 9। आगे देखिए, हमें बी और सी के बारे में कुछ भी दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब ये है कि बी और सी अपनी पूंजी को 12 महीने तक ही निवेश रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बी का लाभ आ जाएगा 32 गुणा 12 के बराबर और सी का लाभ आ जाएगा 48 गुणा 12 के बराबर। यहाँ पर जब हम इनके कैलकुलेशन करेंगे तो ए का लाभ आ जाएगा 825 के बराबर, बी का लाभ आ जाएगा 384 के बराबर और सी का लाभ आ जाएगा 576 के बराबर। इसको जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ए का लाभ आ जाएगा 275 के बराबर, बी का लाभ आ जाएगा 128 के बराबर और सी का लाभ आ जाएगा 192 के बराबर। इन सभी के लाभ को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कुल लाभ आ जाएगा 595 के बराबर। अब देखिए, हमारे पास कुल लाभ आ रहा है 595 के बराबर और क्वेश्चन में हमें कुल लाभ दिया हुआ है 35,700 के बराबर। तो यहाँ पर हम 35,700 की कंपेयर कर देंगे 595 से। 35,700 595 का है 60 गुना। अब यहाँ पर देखिए, हमसे पूछा है कि ए का हिस्सा क्या है। ए को मिल रहे हैं 275 रुपए। 275 का भी हम कर देंगे 60 गुना। 275 का 60 गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 16,500 रुपए। तो यहाँ पर ए का हिस्सा है 16,500 के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60। किसी व्यापार को शुरू करने के लिए जितनी पूंजी की आवश्यकता थी उसका 30% ए ने, 2/5 भाग बी ने तथा शेष पूंजी सी ने निवेश की। यदि वर्ष के अंत में कुल 4,000 का लाभ हुआ हो जो बी द्वारा लगाई गई पूंजी का 20% है, तब सी ने उस व्यापार में कितनी पूंजी निवेश की। यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे तीसरी लाइन के आखिर से। तीसरी लाइन के आखिर में हमसे कहा हुआ है, यदि वर्ष के अंत में कुल 4,000 रुपए का लाभ हुआ हो जो बी द्वारा लगाई गई पूंजी का 20% है। तो यहाँ से देखिए, हम निकालेंगे कि बी ने कितनी पूंजी लगाई है। बी द्वारा लगाई गई पूंजी का 20% 4,000 रुपए के बराबर है। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी बी का 20%, यानी कि बी गुणा 20/100, ये बराबर हो जाएगा 4,000 के। यहाँ से बी की पूंजी आ जाएगी 20,000 रुपए के बराबर। अब देखिए, पहली लाइन में हमसे कहा गया है कि किसी व्यापार को शुरू करने के लिए जितनी पूंजी की आवश्यकता थी उसका 30% ए ने
और 2/5 भाग बी ने और शेष पूंजी सी ने निवेश की। तो यहाँ पर देखिए हम ये मानते हैं कि यहाँ पर जो कुल पूंजी निवेश हुई है वह 100 रुपए के बराबर हुई है। अगर 100 रुपए पूंजी है तो ए ने 30% निवेश किया है, तो यहाँ पर ए का निवेश आ जाएगा 30 के बराबर। आगे हमसे कहा गया है कि 2/5 भाग बी ने, 100 का जब हम 2/5 भाग निकालेंगे तो वह आ जाएगा 40 के बराबर, तो यहाँ पर बी की पूंजी आ जाएगी 40 के बराबर। आगे हमसे कहा गया है शेष पूंजी सी ने। अब देखिए ए और बी दोनों मिलकर के 70 रुपए निवेश कर चुके हैं, तो 100 रुपए में से अगर हम 70 रुपए घटा देंगे तो सी का निवेश आ जाएगा 30 के बराबर। अब देखिए हमसे पूछा है कि सी ने उस व्यापार में कितनी पूंजी निवेश की। अब यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें बी की, तो बी की हमारे पास पूंजी आ रही है 40 रुपए और ऊपर हमारे पास बी की पूंजी निकल करके आई है 20,000 रुपए। तो यहाँ पर हम 40 से कंपेयर कर देंगे 20,000 से, तो 20,000 40 का है 500 गुना। अब हमसे पूछिए कि सी ने कितनी पूंजी निवेश की, तो सी ने जो पूंजी निवेश की है 30 रुपए, हम इसका भी कर देंगे 500 गुना। 30 का जब हम 500 गुना करेंगे तो सी की पूंजी आ जाएगी 15,000 रुपए के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस। आई होप सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आती है तो इसे डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों की है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।